इस वीडियो में हम विभाग बी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों के साथ साथ में बोर्ड में पूछे गए 2018 से लेकर के 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सब का सॉल्यूशन करेंगे। साथ में ट्रेंडिंग क्वेश्चन कौन से चल रहे हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा पास है, इम्पोर्टेंट है और ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। पहला है मुद्रास्फीति की दर ज्ञात करने हेतु किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। मुद्रास्फीति की दर का सूत्र लिखिए। तो उत्तर है थोक मूल्य सूचकांक से मुद्रास्फीति की दर ज्ञात की जाती है। और मुद्रास्फीति की दर है चालू वर्ष का थोक मूल्य का सूचकांक माइनस गत वर्ष का थोक मूल्य का सूचकांक बट्टे में गत वर्ष का थोक मूल्य का सूचकांक गुणा 100 होता है। दूसरा ट्रेंडिंग में चल रहा है और बोर्ड में पूछा गया 2 अगस्त 2020 में पूछा गया सूचकांक की परिभाषा लिखिए। उत्तर है किसी निश्चित समय के सापेक्ष में वर्तमान समय में किसी चल राशि के मूल्य में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को सूचकांक कहते हैं। अगला देखते हैं, तीसरा भी ट्रेंडिंग में चल रहा है जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक की परिभाषा लिखिए। इम्पोर्टेंट भी है दोनों, अगस्त 2020 में भी पूछा गया है। यही उत्तर है समाज के किसी एक निश्चित वर्ग के लोगों का एक समय के जीवन निर्वाह लागत में आधार वर्ष के व्यय की तुलना में आनुपातिक प्रतिशतता में होने वाले परिवर्तन को जीवन निर्वाह सूचकांक कहते हैं। जीवन निर्वाह सूचकांक कहते हैं। चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति की नियंत्रण करने के लिए सूचकांक का उपयोग करती है। किस सूचकांक का उपयोग करती है? जुलाई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इम्पोर्टेंट है, ये जरूर तैयार करना है। उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए थोक मूल्य के सूचकांक का उपयोग करती है। ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है ये सूचकांक की रचना में भार अर्थात क्या? उत्तर है जीवन निर्वाह लागत सूचकांक की संरचना हेतु चुनी हुई विभिन्न वस्तुओं का महत्व एक समान नहीं होता, इसलिए वस्तुओं का उनके महत्व के अनुपात में अग्रिमता का जो अंक निश्चित किया जाता है उसे भार कहते हैं। तो आप ये भी ज्ञात कर सकते हैं भार अर्थात क्या, यानी इसका ऐसा भी लिखा हो तो इसका यही आंसर आता है। छठा क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है स्पष्ट भार को 2 प्रचलित विधियां बताइए। मार्च 2023 में पूछा गया। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार जरूर करना है। उत्तर है स्पष्ट भार देने की 2 प्रचलित विधियां हैं। पहला है कुल खर्च की विधि, दूसरा है पारिवारिक अंदाज पत्र की विधि। सातवां ट्रेंडिंग में चल रहा है सूचकांक के महत्व के मूलभूत परीक्षणों के नाम लिखो। उत्तर है सूचकांक के महत्व के मूलभूत परीक्षणों के नाम, पहला है समय विपर्यास परीक्षण, दूसरा है पद विपर्यास परीक्षण होता है। ओके, आठवां देखते हैं सूचकांक की रचना में कौन सी औसत की श्रेष्ठ औसत और कौन सी औसत को प्रचलित औसत गिना जाता है। जुलाई 2022 में पूछा गया है। उत्तर है सूचकांक की रचना में आनुपातिक माध्य को श्रेष्ठ औसत और भारित माध्य को प्रचलित औसत गिना जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार इनमें ना ऑप्शन वाले पूछे गए हैं। श्रेष्ठ पूछे तो माध्य अनुपातिक माध्य और प्रचलित पूछे तो भारित माध्य, दोनों पूछे गए बोर्ड में। 2 3 बार ऐसे पूछे गए हैं ऑप्शन में। 9वां है मूल्य सापेक्ष अर्थात क्या? उत्तर है भिन्न भिन्न समय के मूल्य परिवर्तन दर्शाता है, उसे सापेक्ष परिवर्तन या मूल्य सापेक्ष कहते हैं। 10वां है चल राशि में जो भिन्न समय पर होते परिवर्तनों के लिए किस विधि का उपयोग करना अधिक अनुकूल है। उत्तर है सापेक्ष माप गुणोत्तर की विधि का उपयोग अधिक अनुकूल है। 11वां है एक वस्तु के लिए मात्रा का किसी एक वर्ष का सूचकांक 130 हो तो उसका अर्थगठन कीजिए। उत्तर है सूचकांक 130 हुआ है अर्थात आधार वर्ष की अपेक्षा यानी कि 130 - 100 बराबर 30% की खर्च में वृद्धि हुई है, ये अर्थगठन हुआ है। उत्तर है यहाँ पर है 12वां आधार वर्ष अर्थात क्या? मार्च 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर है सूचकांक की रचना में किसी चल के वर्तमान समय के मूल्य को किसी निश्चित समय के सामान्य रूप से भूतकाल चल के मूल्य के साथ तुलना की जाती है। उस निश्चित समय के वर्ष को आधार वर्ष कहते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट स्टेट बीए एसपीसीसी और इकोनॉमिक्स सभी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं।
13वां है पारंपरिक आधार के सूचकांक का अचल आधार के सूचकांक में परिवर्तन करने का सूत्र लिखिए। तो अचल आधार का सूचकांक चालू वर्ष के पारंपरिक आधार का सूचकांक गुणा गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक बट्टे में 100 होता है। ये इम्पोर्टेंट भी है और क्या ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। गर्भित भार किसे कहते हैं? उत्तर है, इस विधि के अनुसार सूचकांक की रचना में जिस वस्तु की जितनी जाति चयन की जाती है उतना उसका भार गिना जाता है। इस प्रकार के भार को संख्या में प्रदर्शित न कर सकने के कारण इस विधि को गर्भित भार की विधि कहते हैं। 15वां है पारंपरिक आधार की विधि का सूचकांक अर्थात क्या? उत्तर है, इस विधि में आधार वर्ष बदलता रहता है। इस प्रकार बार बार आधार वर्ष बदलते रहने से इस विधि को पारंपरिक आधार की विधि कहते हैं। 16वां है तेल के मूल्य का सूचकांक ₹500 है। ये विधान सच है या गलत है उसे बताकर यदि गलत हो तो सुधार कर फिर से लिखिए। उत्तर है, यह विधान गलत है। तेल के मूल्य का सूचकांक 500 है। इस तरह से लिखते हैं। बराबर। मई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। 17वां है भारत में महंगाई भत्ता दर ज्ञात करने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? जुलाई 2018 मार्च 2019 में पूछा गया है। ये इम्पोर्टेंट है, जरूर तैयार करना है। उत्तर है भारत में महंगाई भत्ता का दर ज्ञात करने के लिए जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक उपयोग किया जाता है। 18वां देखते हैं, हमारे पास 18वां है अचल आधार एवं पारंपरिक आधार विधि के बीच का मुख्य अंतर लिखिए। मार्च 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर है, अचल आधार में प्रत्येक वर्ष के लिए आधार वर्ष समान यानी अचल रहता है, जबकि पारंपरिक विधि में प्रत्येक वर्ष का सूचकांक की गणना में आधार वर्ष बदलता रहता है। 19वां है किस विधि में आधार वर्ष प्रत्येक वर्ष बदलता रहता है? उत्तर है, पारंपरिक आधार विधि में प्रत्येक वर्ष आधार वर्ष बदलता रहता है। 20वां है सूचकांक की रचना में कौन सा औसत प्रचलित है? जुलाई 2022 में पूछा गया है। उत्तर है, सूचकांक की रचना में भारित औसत प्रचलित है। 21वां है सूचकांक की गणना में आधार वर्ष कैसा होना चाहिए? उत्तर है, आधार वर्ष असामान्य प्रमाण्य यानी होना चाहिए, ये सामान्य होना चाहिए। ये पार्ट 1 के है। पार्ट 2 में देखते हैं। पार्ट 2 में 23वां है सहसंबंध की परिभाषा लिखिए। उत्तर है, दो संबंधित चलों की कीमत में प्रत्यक्ष या परोक्ष कारणों से एक साथ वृद्धि कमी हो तो दोनों चलों के बीच सहसंबंध है ऐसा कहा जाएगा। 24वां है विकर्ण आकृति अर्थात क्या? उत्तर है, विकर्ण आकृति अर्थात दो संबंधित चलों के बीच के सहसंबंध के स्वरूप को आकृति द्वारा प्रस्तुतिकरण की यह सरल विधि है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार करना है। 25वां है सहसंबंधांक आर का चिन्ह किस पर आधारित है उसे संक्षिप्त में समझाइए। अगस्त 2020 में पूछा गया है। उत्तर है, सहसंबंधांक आर का चिन्ह दो चलों के बीच के रैखिक सहसंबंध की घनिष्ठता के माप पर आधारित है। सहसंबंधांक दो संबंधित चलों के बीच के रैखिक या सहसंबंध की घनिष्ठता या मात्रा प्रदर्शित करने वाला संख्यात्मक नाप है। इस नाप को सर्वप्रथम कार्ल पियर्सन ने प्रदर्शित किया था। 26वां है कार्ल पियर्सन की विधि की पूर्ण धारणाएं लिखिए। जुलाई 2019 में पूछा गया है। उत्तर है, कार्ल पियर्सन की विधि की पूर्ण धारणा निम्न है। पहला है, दो चलों के बीच समरेखीय या संबंध है। दूसरा है, दो चलों के बीच कार्य कारण का संबंध है। यदि इस प्रकार का संबंध न हो तो सहसंबंध अर्थहीन है, मिथ्या है। 27वां ट्रेंडिंग में चल रहा है तो इसको जरूर तैयार करना। कौन सी परिस्थिति में कार्ल पियर्सन की विधि और क्रमांक सहसंबंधांक की विधि से प्राप्त सहसंबंधांक का मान समान होता है? मार्च 2020 में पूछा गया है। उत्तर है, जो चल के मूल्य का प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की ही किसी क्रमबद्धता में हो तब कार्ल पियर्सन की विधि द्वारा और स्पेयरमैन की विधि द्वारा प्राप्त सहसंबंधांक का मान एक समान होता है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जरूर तैयार करना। 28वां विकर्ण आकृति की सभी बिंदु एक ही रेखा पर आए हों तो आर का मान क्या होगा? मार्च 2023 में पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करना, इस आने की संभावना ज़्यादा है। उत्तर है, विकर्ण आकृति में सभी ही बिंदुओं के एक ही रेखा पर आए हों तब आर की कीमत 1 अथवा -1 होती है, लेकिन जब सभी बिंदु एक ही सुरेख पर न हो तब आर की कीमत का विस्तार -1 से 1 के बीच होता है।
29वां है सहसंबंध की परिभाषा दीजिए। उत्तर है दो चलों के बीच के रैखिक सहसंबंध की घनिष्ठता के माप को सहसंबंध कहते हैं, जिसे संकेत में R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 30वां है सहसंबंधांक की परिभाषा लिखिए। उत्तर है दो सहसंबंधित चलों के बीच के रैखिक सहसंबंध की घनिष्ठता या मात्रा प्रदर्शित करने वाला संख्यात्मक नाप को सहसंबंधांक कहते हैं। 31वां है जीवन बीमा की किसी एक योजना अधीन बीमा उतारते समय वयस्क व्यक्ति की आयु और जीवन बीमा प्रीमियम की राशि किस प्रकार का सहसंबंध है। उत्तर है घनात्मक सहसंबंध है। 32वां है किसी देश में सामान्य व्यक्ति की आय स्थिर हो तब मुद्रास्फीति का दर एवं उस देश के सामान्य व्यक्ति को क्रय शक्ति किस प्रकार का सहसंबंध है। उत्तर है ऋणात्मक सहसंबंध। 33वां है समुद्र तल के स्थान की ऊंचाई एवं हवा में ऑक्सीजन की अनुपात किस प्रकार का सहसंबंध है। उत्तर है ऋणात्मक सहसंबंध है। 34वां है किसी देश में सर्वस्वीकृत वस्तु का अंतिम 5 वर्षों की बिक्री एवं उसमें होने वाला लाभ किस प्रकार का सहसंबंध है। उत्तर है ऋणात्मक सहसंबंध है। 35वां है क्रूड ऑयल की वार्षिक आयात और उस समय दौरान विवाहों की संख्या के बीच के सहसंबंध विषय में क्या कहा जा सकता है। उत्तर है अर्थहीन सहसंबंध है, मिथ्या है। 36वां है x और y के बीच सहसंबंधांक 0.4 है। अब यदि x के प्रत्येक अवलोकन में 5 जोड़ा जाए एवं y के प्रत्येक अवलोकन में 10 घटाया जाए तो इस परिवर्तन या सहसंबंधांक के मान पर क्या प्रभाव होगा। मार्च 2019 में पूछा गया है। उत्तर है सहसंबंधांक पर उद्गम बिंदु और प्रमाप माप परिवर्तन का प्रभाव होता नहीं है, इसलिए R बराबर 0.4 ही होगा। 37वां है ट्रेंडिंग में चल रहा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। विकीर्ण आकृति की मुख्य मर्यादा क्या है। मार्च 2018-22 में पूछा गया है बराबर, और जुलाई 2018-22 में पूछा गया है। विकीर्ण आकृति पर से सहसंबंध की घनिष्ठता का कोई निश्चित अंक या माप नहीं प्राप्त किया जा सकता है। 38वां यदि n स्क्वायर माइनस 1 का मूल्य ed स्क्वायर के सिग्मा डी स्क्वायर के मूल्य में 6 गुना हो तो r का मान कितना होगा। तो r का मान भी कितना होता है, 0 होता है। ये तैयार जरूर करना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि सहविचरण का मूल्य ऋण हो तो सहसंबंधांक के r का चिन्ह क्या होगा। मार्च 2024 में पूछा गया है। उत्तर है यदि सहविचरण का मूल्य ऋण हो तो सहसंबंधांक के r का चिन्ह ऋण होगा। यहाँ से पार्ट 3 चालू होता है। 41वां क्वेश्चन है रैखिक नियत संबंध मॉडल बताइए। जुलाई 2022 और मार्च 2024 में पूछा गया है। ट्रेंडिंग में चल रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी सवाल है। सापेक्ष चल y को निरपेक्ष चल x के किसी योग्य गाणितिक फलन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। रैखिक नियत संबंध मॉडल को निम्न रूप से परिभाषित करेंगे। y बराबर अल्फा प्लस बीटा x प्लस म्यू। ओके, y बराबर सापेक्ष चल x निरपेक्ष चल अल्फा यानी अचलनांक है, बीटा अचलनांक है, म्यू मॉडल का विक्षेप चल है। 42वां ट्रेंडिंग में चल रहा है नियत संबंधांक किस परिवर्तन से स्वतंत्र है। मार्च 2018 में पूछा गया है। तो नियत संबंधांक उद्गम बिंदु परिवर्तन से स्वतंत्र है। 43वां ट्रेंडिंग में चल रहा है नियत संबंधांक किस परिवर्तन से स्वतंत्र नहीं है। तो नियत संबंधांक प्रमाण माप परिवर्तन से स्वतंत्र नहीं है। 44वां है नियत संबंधांक b ग्रेटर देन 0 का अर्धघटन करो। मार्च 2023 में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करना। उत्तर है निरपेक्ष चल x के मूल्य में 1 इकाई का परिवर्तन हो तो सापेक्ष चल y के मूल्य में b इकाई की अनुमानित वृद्धि होती है। 45वां नियत संबंधांक b लेस देन 0 का अर्धघटन करो। मार्च 23 में पूछा गया है। उत्तर है निरपेक्ष चल x के मूल्य में 1 इकाई की वृद्धि हो तो सापेक्ष चल में y के मूल्य में बराबर मानांक के अंदर b इकाई की अनुमानित कमी होगी। 46वां ट्रेंडिंग में चल रहा है, इंपॉर्टेंट भी है। नियत संबंध रेखा की अन्वयोजित के लिए कौन कौन सी रीति है, उसमें से श्रेष्ठ विधि के नाम लिखो। मार्च 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर नियत संबंध रेखा की अन्वयोजित के लिए 2 विधि हैं। पहली है विकर्ण आकृति की विधि, दूसरा है न्यूनतम वर्गों की विधि। इस रीति में
न्यूनतम वर्गों की विधि श्रेष्ठ है। तो 47वां है नियत संबंध के संदर्भ में टूटी अर्थात क्या। उत्तर है ट्रेंडिंग में चल रहा है। अवलोकित मान y और नियत संबंध रेखा के उपयोग से प्राप्त सापेक्ष चर का आकलित मान y कैप बीच के अंतर को अनुमायोजित या आकलित त्रुटि एरर कहते हैं, जिसे संकेत में ई से प्रदर्शित किया जाता है। ई बराबर y माइनस y कैप। 48वां नियत संबंध का ख्याल किस सांख्यिकीय शास्त्री ने दिया था। उत्तर नियत संबंध का ख्याल सर फ्रांसिस गोल्टन ने दिया था। अगस्त 2020 में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, ज़रूर तैयार करना है। 49वां है रैखिक नियत संबंध की परिभाषा दीजिए। उत्तर है दो सहसंबंधित चलों के बीच के गाणितिक या फलात्मक रैखिक संबंध की जिसके द्वारा निरपेक्ष चल की किसी दिए गए मूल्य हेतु उसके अनुरूप सापेक्ष चल के मूल्य का अनुमान किया जा सके, उसे रैखिक नियत संबंध कहते हैं। 50वां है नियत संबंध की श्रेष्ठ अनुमायोजित रेखा प्राप्त करने की विधि का नाम बताइए। जुलाई 2019 मार्च 2022 में पूछा गया है। उत्तर है न्यूनतम वर्गों की विधि। 51वां है यदि कोई निर्देश बिंदु अनुमायोजित रेखा पर आए हों तो उनकी त्रुटि का मूल्य कितना होगा। तो ई बराबर 0 होता है। 52वां देखते हैं माप यानी स्केल के परिवर्तन से यदि x व y दोनों चलों के वर्गों को दुगना कर दिया जाए तो क्या नियत संबंध बदलेगा। उत्तर है नियत संबंध नहीं बदलेगा। 53वां है यदि r बराबर 0.5 sx बराबर 2 sy बराबर 4 हो तो नियत संबंध b/x का मान कितना होगा। तो b/x बराबर r गुणा sy बट्टे में x बराबर r बराबर 0.5 लेना है और sy बराबर 4 है, sx बराबर 2 है। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, अब 2 से गुणा कर देंगे तो 2 पंजे 10 यानी कि 10 ऐसे लिखते हैं, पॉइंट यहाँ लग जाएगा यानी 1 आता है। 54वां है y कैप बराबर 31.5 प्लस बराबर, ये तैयार जरूर करना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। y कैप बराबर 31.5 प्लस 1.85 x हो तो नियत संबंध रेखा से x बराबर 10 हेतु y के मूल्य का आकलन कीजिए। तो y कैप बराबर ये कीमत दी है, उसमें 10 रखते हैं x की जगह पर। तो x की जगह पर 10 लिखेंगे तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 18.5 हो जाएगा। यहाँ 31.5 और प्लस 18.5 जोड़ते हैं तो 50 आ जाता है। y कैप बराबर 50। 55वां है यदि y बराबर a प्लस बी एक्स जहाँ b ग्रेटर देन 0 ये y का x के बीच संबंध को प्रदर्शित करे तो r का मान कितना होगा। तो r का मान 1 होता है। 56वां है यदि y बराबर 5 माइनस 3x ये y और x के बीच के संबंध को प्रदर्शित करे तो r का मान कितना होगा। तो उत्तर है y बराबर 5 माइनस 3x में b की कीमत -3 और लेस देन 0 है, इसलिए r की कीमत -1 होगी। 57वां ट्रेंडिंग में चल रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। नियत संबंध रेखा y कैप बराबर a प्लस बी एक्स में अचलनांक a और b को क्या कहते हैं। उत्तर है नियत संबंध रेखा y कैप बराबर a प्लस बी एक्स में अचलनांक a को नियत संबंध रेखा को अंतःखंड कहते हैं। अचलनांक b की कीमत को y की x पर की नियत संबंध रेखा को नियत संबंधांक कहते हैं। उसे नियत संबंध रेखा को ढाल या स्लोप भी कहते हैं। तो यहाँ से पार्ट 4 चालू होता है। 59वां में क्वेश्चन है, झुकाव ज्ञात करने की कौन सी विधि से अल्पकाल में परिवर्तन होते कमी वृद्धि की असर सबसे अच्छे से दूर होती है। उत्तर है झुकाव ज्ञात करने की चलित औसत विधि से अल्पकाल में परिवर्तन होते कमी वृद्धि की असर सबसे अधिक से दूर होती है। 60वां है सामाजिक श्रेणी में झुकाव मापने की विधि के नाम लिखिए। उत्तर है सामाजिक श्रेणी के झुकाव मापने की मुख्य 2 विधि हैं। पहला है आरेख की विधि, दूसरा है न्यूनतम वर्गों की विधि। 61वां है ट्रेंडिंग में चल रहा है, कृषि की पैदावार या औद्योगिक उत्पादन में तथा इलेक्ट्रॉनिक साधन की बिक्री में झुकाव जानने के लिए कितने वर्ष का समय काल लेना पड़ता है। जुलाई 2018 में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि की पैदावार का औद्योगिक उत्पादन में झुकाव जानने के लिए 10 से 15 वर्ष का समय काल लेना पड़ता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक साधन की बिक्री में झुकाव ज्ञात करने के लिए 4 से 5 वर्ष का समय काल लेना पड़ता है। 62वां ट्रेंडिंग में चल रहा है, झुकाव ज्ञात करने हेतु चलित औसत की विधि कब अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। उत्तर है अल्पकाल उतार चढ़ाव की असर दूर करके झुकाव निश्चित करने
के लिए चलित औसत विधि अधिक उपयोगी होती है। 63वां है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जरूर तैयार करना है। सामाजिक श्रेणी के किस घटक के कारण चल की अल्पकालीन वृद्धि होती है? जुलाई 2019 मार्च 2023 में पूछा गया है। उत्तर है मौसमी और चक्रीय ऐसे लगभग निश्चित घटक के अलावा अनियमित अथवा तो यादृच्छिक घटक के प्रभाव के कारण अल्पकालीन कमी वृद्धि होती है। अब यहाँ पर देखते हैं 64वां सामयिक श्रेणी का योगनीय मॉडल लिखो, मार्च 2018 में पूछा गया है। उत्तर है सामयिक श्रेणी का योगनीय मॉडल y1 बराबर टी प्लस एस टी प्लस सी टी प्लस आर टी, जहाँ टी बराबर झुकाव, एस टी बराबर मौसमी घटक और सी टी बराबर चक्रीय घटक, आर टी बराबर यादृच्छिक घटक होता है। 65वां है सामयिक श्रेणी का किस घटक का अनुमान प्राप्त करना असंभव है? मई 2021 में पूछा गया। उत्तर है सामयिक श्रेणी का यादृच्छिक घटक का अनुमान प्राप्त करना असंभव है। 66वां है घटता झुकाव हो ऐसी सामयिक श्रेणी का उदाहरण दीजिए। उत्तर है सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े की मांग, धार्मिक त्योहारों में कपड़े की मांग इत्यादि। 67वां है सामयिक श्रेणी अर्थात क्या? मार्च 2019, 22 और जुलाई 2022 में पूछा गया है। उत्तर है नियत समय में लिए गए अवलोकन के समूह को सामयिक श्रेणी कहते हैं। बराबर। अब यहाँ पर देखते हैं इम्पोर्टेंट है 67वां, वो बोर्ड में भी 3 बार पूछा गया है। ओके, यहाँ पर देखते हैं 68वां, एक वर्ष से कम समय में पुनरावर्तित कमी वृद्धि किन घटकों के प्रभाव का निर्देश करती है? उत्तर एक वर्ष से कम समय के पुनरावर्तन होते उतार चढ़ाव को मौसमी उतार चढ़ाव से दर्शाया जाता है। 69वां है सामयिक श्रेणी के चक्रीय घटक यानी कमी वृद्धि को किस संकेत से निर्देशित किए करते हैं? तो मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर है सामयिक श्रेणी को सी से दर्शाया जाता है। 70वां है सामयिक श्रेणी के घटकों के नाम लिखो। उत्तर है सामयिक श्रेणी के 4 घटक हैं। पहला है दीर्घकालीन घटक, दूसरा मौसमी घटक, तीसरा चक्रीय घटक, चौथा है यादृच्छिक या अनियमित घटक। 71वां है हमारे पास चल y के साथ सप्ताह की सूचना से रेखीय समीकरण का अन्वयोजन समीकरण y के बराबर 25.1 माइनस 1.3 टी हो तो 8वें सप्ताह का y के मूल्य का आकलन ज्ञात कीजिए। तो 8वें सप्ताह बोला इसलिए 8 यहाँ पर लेंगे टी की जगह पर, बाकी कीमत आपको लिखना आता ही है 25.5, यहाँ इसकी जगह पर 8 का गुणा करते हैं तो 10.4, इसमें से इसको घटाते हैं तो 14.7 आता है, यानी y के बराबर 14.7 आता है। 72वां देखते हैं नियत संबंधांक की परिभाषा दीजिए। जुलाई 2018 में पूछा गया है, यह पार्ट 3 का है ये वाला क्वेश्चन। नियत संबंध रेखा y कैप बराबर a प्लस बी एक्स में चर x का गुणांक b को y का x के प्रति अनुवायोजित रेखा की को नियत संबंधांक कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जरूर तैयार करना है। 73वां है सामयिक श्रेणी का पृथक्करण अर्थात क्या? मार्च 2020 में पूछा है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन भी चल रहा है। और वह सामयिक श्रेणी की विविध लक्षणों का अनुमान प्राप्त करने की विधि को सामयिक का पृथक्करण कहा जाता है। और 74वां ट्रेंडिंग में चल रहा है, सामयिक श्रेणी में आलेख की पद्धति की मुख्य मर्यादा बताओ। जुलाई 2023 में पूछा है। उत्तर है आलेख पद्धति में सामयिक श्रेणी का झुकाव का अधिक सटीक अनुमान मिल नहीं सकता है। तो अगले वीडियो में हम लोग भाग 2 का लेके आएंगे, इम्पोर्टेंट के साथ साथ में सभी, जिससे आपको पूरे 100 में से 100 ला सको। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।